गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th अगस्त के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 11th अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का नाम बताइए। तो इसके नए महानिदेशक हैं पीएस रानीपसे। ठीक है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? पीएस रानीपसे हैं इसके नए महानिदेशक। अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट की, तो एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई है सीएजी की। ये कौन है? तो वर्तमान में सीएजी बने हैं, कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जो कि कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं। ठीक, अगला है हमारा, आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी की जिम्मेदारी किसे मिली है? तो इसकी जिम्मेदारी मिली है भारत को। फिर हमारा, भारत के देश में होने वाले कावकाज 2020 अभ्यास में शामिल होगा तो रशिया में होने वाले। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत और रशिया के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो दोनों की थल सेनाओं के मध्य इंद्र अभ्यास होता है, जबकि वायु सेनाओं के मध्य एविया इंद्र अभ्यास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा, किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है? तो महिंद्रा राजपक्षे ने, इनके भाई हैं गोटबाया राजपक्षे, वो वहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला है हमारा कि 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त को। इसके साथ साथ 8 अगस्त के दिन ही मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, अगला है हमारा, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च किया है? तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी कौन लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है। फिर हमारा, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? नीना राय हैं अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? तो स्पेस एक्स ने इसको टेस्ट किया है। याद रखिएगा। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इतना खास है कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, आपको पता है कि रॉकेट जो जनरली होते हैं वो वन टाइम यूज वाले होते हैं। ठीक, और इसको जो बनाने की कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी दुनिया में जितनी भी स्पेस कंपनी है वो क्या कर रही हैं? वो ऐसा रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जिनको रीयूज कर लिया जाए, मतलब एक बार रॉकेट से लॉन्च किया जाए, फिर वो वापस आ जाए और उसके बाद दोबारा से उससे लॉन्च किया जा सके। ठीक, तो ये जो स्पेस एक्स ने प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, ये 500 फीट की ऊंचाई तक गया और इसके बाद सेफली लैंड हुआ। ठीक है, अभी स्पेस एक्स की योजना क्या है कि 2022 तक मार्स तक कार्गो मिशन भेजा जाएगा और 24 तक मनुष्य को भी भेजा जाएगा। मार्स बोले तो मंगल ग्रह तक। ठीक, और अभी SN5 स्टारशिप को बनाने का काम भी चल रहा है। इसमें काफ़ी हैवी पेलोड और सैटेलाइट भी भेजे जा सकेंगे। स्टारशिप की बात करें तो एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होगा जो कि काफ़ी लोड लेकर के ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तो फॉल्कन है सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ठीक है, लेकिन ये भी भारी कार्गो को लेकर के इंटरप्लेनेटरी मूवमेंट नहीं कर सकता और यहाँ से चंद्रमा और चंद्रमा से यहाँ तक, या फिर हम लोग कहें पृथ्वी से मंगल और मंगल से पृथ्वी तक नहीं आ जा सकता। ठीक, तो इसलिए स्पेस एक्स काम कर रहा है इस पे, जिससे क्या हो, कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाए और इससे मतलब क्या हो कि इसको रीयूज भी किया जा सके। ठीक, इसकी क्षमता कितनी होगी? जो अभी नया लॉन्च व्हीकल बन रहा है, 1 लाख किलोग्राम की होगी इसकी क्षमता। अगला हमारा, पीएम मोदी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इन्होंने 1 लाख करोड़, कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड लॉन्च किया है, जिसमें कि कोरोना वायरस के संकट के प्रभाव को कम करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का हिस्सा है ये। याद रखिएगा कि जब कोरोना का संकट चल रहा था तो मैंने आपको बीच में पढ़ाया था कि सरकार ने क्या किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किया है।
ठीक है। एग्री इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है। ठीक। पहले से किसानों और इससे जुड़े इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज लोन मिल रहे थे, लेकिन अब रकम को बढ़ा करके 1 लाख करोड़ कर दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे इस फंड से गांवों को बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन करने में मदद मिलेगी और गांवों में रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। ठीक। और अगर हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में रेलवे ने किसान रेल की शुरुआत किया। जैसे जो खराब हो जाने वाले पदार्थ होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बेसिकली इसको कहाँ पे शुरू किया गया, महाराष्ट्र और बिहार के बीच इसको शुरू किया गया है। अगला हमारा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 101 रक्षा उपकरण हैं जिनको अब विदेशों से आयात नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अभी इसका ऐलान किया गया है और ये किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ठीक है। अच्छा, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना और पाकिस्तान के बीच चाइना पाकिस्तान से और भारत की जो संबंध है ये बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है। बहुत ही खराब संबंध है और अक्सर लड़ाई की संभावना बनी रहती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से लड़ाई की संभावना बनी थी, फिर गलवान घाटी वाला विवाद हुआ। ठीक। तो इस वजह से भारत को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ठीक। अब बात आती है कि ये घोषणा लागू कब से होगी, तो ये 2020 से दिसंबर से लागू होगा और कम्प्लीटली जो बैन होगा वो 2024 तक लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का इंपोर्ट कम कर रहे हैं या फिर ख़त्म कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, ज़रूरत तो समाप्त हो नहीं जाएगी, उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इंपोर्ट बंद करने का मतलब ये थोड़ी है कि अब हमारे पास सफिशिएंट उपकरण हो गए हैं और अब हमें आयात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो किया क्या जाएगा, यहाँ पे अब खुद से बनाया जाएगा, भारत में बनाया जाएगा और इससे इंडियन डिफेंस सेक्टर को कितने का बिजनेस मिलेगा, 4 लाख करोड़ का बिजनेस मिलेगा। भारत की बात करें तो भारत उन देशों में शामिल है जो कि सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करते हैं। 15 से 19 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का सऊदी अरब के बाद दूसरा स्थान था। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कितनी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक। और दुनिया भर के जो कुल आर्म्स इंपोर्ट है उसमें भारत का हिस्सा 9.2% का है। अगले 5 साल में अगर हम लोग बात करें कि डिफेंस इक्विपमेंट में कितना खर्च का अनुमान है, तो सिप्री जो कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च पेश करते इन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में 2025 तक इंडिया $130 बिलियन खर्च करेगा। इसमें S-400 राफेल का भी पेमेंट होना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है। इस नीति का उद्देश्य क्या है, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीवन में राष्ट्रीय औसत का मिलान करना। ठीक। रोजगार का सृजन जो है ये मुख्य उद्देश्य है। वह क्षेत्रों और समुदायों में विकास को संतुलित करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से अस्थायी विकास हासिल करने का भी प्रयास करेगी। ठीक। यहाँ पे इस नीति के तहत 30 कौशल विकास केंद्र और 2 कौशल विकास विश्वविद्यालय निर्मित करेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है, हैदराबाद। और अगर हैदराबाद की बात करें तो विलय ऑपरेशन किसके तहत किया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय किया गया था। कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, कब, जब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपने नए मानचित्र में दिखाया था। तब मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था और जम्मू कश्मीर में जो ट्रीटी हुई थी 370 वाली उसके तहत इसको मिलाया गया था। ठीक। याद रखिएगा इसको। अगला हमारा कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका नाम है हुबली। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। काफ़ी लोग हुगली से मत कंफ्यूज होइएगा, कोलकाता में है और हुबली का है कर्नाटक में। ठीक। किसने इसका उद्घाटन किया, तो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल और कोयला एवं खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे की शाखाओं की विरासत को संरक्षित करना और रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत प्रणाली के विकास को प्रदर्शित करना।
कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, और इसका ही नाम क्या था? मैसूर। जो आप लोग पढ़ते हैं तो मैसूर किसका नाम था? कर्नाटक का। राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी और राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। अब ऐप लॉन्च हो चुका है, आप में से लगभग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन आप अभी ये नहीं जानते होंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो वीडियो क्लास हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ब्लॉग पढ़ना हो, या फिर डेली करंट अफेयर के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं सभी इस ऐप में अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप इसको इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए और रेटिंग और रिव्यू जरूर कर दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कब स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा? तो भारतीय रेलवे 10 से 15 अगस्त के मध्य स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा। इसके दौरान भारतीय रेलवे विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला है, जो कि रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के स्टेशन, कार्यालय, पटरिया, कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल पटरियों से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे अलावा भारतीय रेलवे की 8 प्रमुख स्वच्छता पहलें हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें जैव शौचालय की, तो भारतीय रेलवे ने डिब्बों में जैव शौचालयों की स्थापना की जो गति है उसको तेज कर दिया है। दूसरा है कोच में, तो मान लीजिए ट्रेन गंदी हो जा रही है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, लाइट का है, कीटाणु शोधन है, तो इसके लिए कोच मित्र लॉन्च किया गया है, जो कि 1000 ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस में इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा सभी डिब्बों में धूल के डिब्बे और स्वस्थ नल को जोड़ना है। रेलवे पर स्टेशनों पर पुलिस और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग शौचालय, रेलवे स्टेशनों पर पे एंड यूज शौचालय, तो इस तरह की सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छ पखवाड़ा, जो कि एक सफाई अभियान थे जो ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करते थे। भारतीय रेलवे ने 520 रेलवे स्टेशनों में मशीनरी और बेहतर मैकेनाइज्ड सफाई 1050 से अधिक जोड़ी ट्रेनों में बोर्ड हाउस कीपिंग सेवा प्रदान की थी। ठीक, स्टेशनों की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में जोधपुर, जयपुर और दुर्गापुरा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ऑनलाइन कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के साथ साझेदारी किया है? तो आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये स्कीम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में। उसको एक इंटरनेशनल बाजार में लाना, लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट को लेकर के जागरूकता फैलाना। ठीक, तो अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने इसके साथ साझेदारी किया है। ठीक, या एमओयू, जो कि जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओडीओपी योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया गया। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगर, बुनकर और शिल्पकारों को मदद मिलेगी और अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है वो भी किसके पास है? आनंदीबेन पटेल के पास है। क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, तो अभी जब तक कोई नया राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता तब तक वहाँ का कार्यभार कौन संभालेंगी? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। और अगर हम लोग राज्य की बात करें कि ठीक है क्यों अरुणाचल प्रदेश में ही किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे कि मलबेरी, ओक, तसर, एरी और मोती का उत्पादन होता है। इस वजह से वहाँ पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है इसका। ठीक, ओक तसर का उत्पादन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है, एरी और मूंगा को तलहटी वाले क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। और भारत दुनिया में दूसरे नंबर का रेशम उत्पादक देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत।
भारत के रेशम उत्पादन में 74.51% हिस्सा मलबेरी, 16.5% एरी, 8.5 तसर और 0.55% मुगा का हिस्सा है। भारत रेशम का निर्यात मुख्य रूप से यूएसए और यूरोपीय देशों में करता है। अगला हमारा ट्रैफिक सिग्नल पर प्रतीकों का उपयोग करने वाला महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बना है मुंबई। ठीक है, यहाँ पे जो भी यातायात के सिंबल होंगे उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? महिलाओं से रिलेटेड वहाँ पे सिंबल बनाए जाएंगे। अगला हमारा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता है? तो इसको जीता है नितिन सेठी ने जीता है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, हफिंगटन पोस्ट इंडिया पर प्रकाशित इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उनके कवरेज और खोजी लेखकों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म हिंदू के शिव सहाय सिंह को प्रदान किया गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।